वेलकम दोस्तों, ज्योग्राफी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं राहुल टाक। आज बात कर लेते हैं 12th क्लास यूनिट 5 के बारे में, जिसका नाम है पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। पॉपुलेशन माइग्रेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिट को स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या प्रवास संकल्पना। जनसंख्या प्रवास संकल्पना क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानीय प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई तथा दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिनमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का स्थान दोनों भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवासन अधिकतर स्थायी होता है। अब बात कर लेते हैं प्रवास क्या है। एक मानव समुदाय या समूह द्वारा अपने स्थान जिस स्थान पर वो रह रहा है को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवासन या प्रवास कहलाता है। देखिए, अगर स्थानीय भाषा से देखा जाए तो कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान किसी भी स्थान से हो, वह उस स्थान से छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर रहना जब वो दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है तो वो उस क्षेत्र को क्या कर लेता है? पलायन, यानी वह उस स्थान से प्रवास हो जाता है और वह उस स्थान का क्या होता है? प्रवासी कहलाता है। ठीक है। प्रवास के प्रकार उत्प्रवास और आप्रवास। अब देखिए, उत्प्रवास व आप्रवास है क्या? उत्प्रवास जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर चला जाता है, वह क्या कहलाता है? उत्प्रवास। और आप्रवास होता है जब कोई व्यक्ति इस स्थान पर किसी दूसरे स्थान को छोड़कर आकर रहने लग जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आप्रवास कहलाता है। प्रवास को यदि पाठ्यपुस्तक की लैंग्वेज के अनुसार अगर समझे तो प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देश या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। देखिए, प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। प्रवास की जो ये परिभाषा है वो वोग महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। उन्होंने प्रवास के दो प्रकार बताए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास व अंतर्देशीय प्रवास। देखिए, आप शब्दों से भी समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसे कहेंगे और अंतर्देशीय प्रवास किसे कहेंगे। चलिए देखते हैं इसको विस्तार पूर्वक कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है और अंतर्देशीय प्रवास क्या है। चलिए बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। विश्व में एक महाद्वीप से, चाहे वो कोई सा भी महाद्वीप, विश्व के 7 महाद्वीप है, उनमें से किसी भी महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, इंटरनेशनल पलायन। अब बात कर लेते हैं अंतर्देशीय प्रवास। किसी भी देश विश्व के संपूर्ण देशों में से कोई भी एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। आइए अंतर्देशीय प्रवास के ऊपर देखते हैं। देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। प्रवास के परिणाम क्या हो सकते हैं कि प्रवास के बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, लेकिन जो परिणाम किसी देश या किसी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था या फिर वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, उनमें दो से तीन प्रमुख कारण परिणाम सम्मिलित है। नंबर 1 है जनसंख्या संतुलन बिगड़ता है। देखिए, जनसंख्या संतुलन कैसे बिगड़ता है? कोई भी व्यक्ति एक देश से जब दूसरे देश में जाता है तो देखिए वो अपने आप में एक प्रवास कहलाता है। देखिए, यहाँ पर जनसंख्या कम है और यहाँ पर जनसंख्या क्या है? अधिक है। यहाँ से कोई व्यक्ति यहाँ पर जाता है तो यहाँ की जनसंख्या अब पहले ही से कम है और अब और क्या हो जाती है? अधिक कम हो गई। और यहाँ की जनसंख्या पहले से अधिक थी, अब यहाँ से जो व्यक्ति प्रवास करके यहाँ पर आया और वहाँ पर जनसंख्या और अधिक बढ़ी है। तो ऐसे करने से क्या होता है? वहाँ का जनसंख्या संतुलन है वो बिगड़ जाता है। वहाँ की जनसंख्या कम एवं जहाँ जाकर बसते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो। देखिए,
मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा सकता हूँ। अगला क्या आता है, प्रवास के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है। देखिए बेरोजगारी बढ़ने का कारण भी यही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम में कोई व्यक्ति लगाए, वहाँ पर 100 व्यक्ति चाहिए और वो पहले से ही वहाँ पर 100 व्यक्ति है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति वहाँ से पलायन करके इस स्थान पर आता है तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है। बढ़ने से क्या होता है, वहाँ की जो बढ़ी हुई जनसंख्या है वो क्या हो जाती है, बेरोजगार हो जाती है। बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ जाती है। जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ इस समस्या में कमी आने लगती है। प्रवास के कुछ अन्य परिणाम भी हो सकता है, जैसे संस्कृति, वेशभूषा आदि कुछ भी ऐसे परिणाम हैं जो प्रवास के जो परिणाम है उसको प्रभावित करते हैं। देखिए हमने पहले बात की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है, और दूसरा होता है वहाँ की बेरोजगारी, निर्धनता, जनसंख्या आदि पर दबाव भी अधिक बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं मानव विकास संकल्पना। मानव विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिकता जैसे पक्ष समाहित होते हैं। सर्वविदित है कि विकास का लक्ष्य लोगों का कल्याण ही होता है। देखिए मानव विकास मूलतः एक बहुआयामी संकल्पना है। बहुआयामी में बहुत बड़ी संकल्पना है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जैसे जैसे परिणामों में इसमें डेवलपमेंट होगा, उसी प्रकार से मानव के विकास में भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इन बातों को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के समक्ष मानव विकास की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। किसने प्रस्तुत किया है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसी बारे में जैसे पाकिस्तानी भूगोलवेता डॉक्टर महबूबुल हक व भारतीय नागरिक अमर्त्य सेन ने इसके ऊपर अपना मत प्रस्तुत किया है, जिससे प्रस्तुत होता है कि मानव विकास संकल्पना की जो रिपोर्ट तैयार करती है वो एक प्रकार से मानव विकास के डेवलपमेंट के रूप में ही उसको अधिक प्रभावित करती है। अब बात कर लेते हैं मानव विकास सूचकांक। देखिए मानव विकास सूचकांक में एक हमें बात देखने को मिलती है, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, जो हाल फिलहाल में भी कार्य रेगुलरली चल रहा है। ठीक है, अब ये मानव विकास की सूचकांक क्या रिपोर्ट करती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास सूचकांक या फिर मानव विकास प्रतिवेदन, जिसे बोला गया HDI रिपोर्ट में लोगों की विकल्पों की परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया। देखिए जो HDI है, जो HDI रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इसका मकसद ये नहीं है कि उनकी सिर्फ पूंजी में विकास किया जाए, कि उनकी पूंजी में ही डेवलपमेंट किया जाए। वो ये कहती है कि इनकी कार्य क्षमता में वो इसके लिए अलग अलग रास्ते हो, उनके रूप में भी इनका क्या किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। यही HDI रिपोर्ट का उद्देश्य था, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा कब प्रकाशित की गई? 1990 में। और UNDP जो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1965 में, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अब बात करते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक की क्या दर है, भारत में इसकी क्या स्थिति है। भारत को देखिए, ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ वो आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार है। भारत को मध्य मानव विकास सूचकांक श्रेणी में रखा गया। 186 देशों में भारत का स्थान 138वां है। 186 देशों की जो श्रेणी है उसमें भारत का स्थान 138वां है। भारत के विभिन्न राज्यों में केरल जो राज्य है, जो दक्षिण का एक राज्य है,
उसका 0.700। भारत में विभिन्न राज्यों में केरल 0.700 सर्वोच्च स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर है। केरल के बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, केरल के बाद हमारा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा व पंजाब का स्थान आता है। केरल का सर्वोच्च स्थान होने का एक कारण है केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना, उसके लिए उच्च साक्षरता दर। उच्च साक्षरता दर भारत की सबसे अधिक कौन से राज्य की है? केरल राज्य की है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है। अब देखिए मानव विकास सूचकांक के नए आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, आंकड़े 2020 के अनुसार इसमें टोटल राष्ट्र है 189, टोटल राष्ट्र है 189 और उसमें भारत का स्थान है 129वां स्थान।